तो मेरे नौनिहालों कैसे हैं। आज मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मोशन लर्निंग में। और मोशन लर्निंग में हम लोग बात करेंगे आज वर्नर के प्रयोग और उपसहसर्जक यौगिकों में आबंधन, उसमें भी भाग 1 की बात करेंगे। वर्नर का प्रयोग हम देखते हैं, है ना। वर्नर का प्रयोग अब हम लोगों को समझने की जरूरत है। वर्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के अलग अलग अनुपात लिए, उनकी रिएक्शन करवा करके कुछ कंपाउंड्स बनाए और उनसे उनकी रिएक्शन जो है वो AgNO3 के साथ में करवा दी। मतलब क्या किया वर्नर ने, लिखती हूं मैं यहां पर, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 को क्या कहते हैं बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड, तथा कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया अलग अलग अनुपात में लेकर, अलग अलग अनुपातों में लेकर AgNO3 के साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेपों की मात्रा का आकलन कर संकुलों के संभावित सूत्र दिए, संकुलों के संभावित सूत्र दिए। मतलब वर्नर ने क्या किया, अलग अलग अमाउंट पे COCl3 और NH3 को लिया। अब NH3 और COCl3 को अलग अलग अमाउंट पे लेने पर इसने क्या किया कि AgNO3 के साथ में उसकी रिएक्शन करवाई। तो आपको जो है AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाने पर AgCl का जो प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है, वो प्राप्त हुआ। आप कौन, वर्नर, आप नहीं न मैं, वर्नर, ठीक है। तो आपको जो है AgCl3 का AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो प्राप्त हुआ। अब AgCl का जब प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त हुआ तो उससे इन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के संकुलों के संभावित सूत्र बनाए कि भाई संकुल जो है वो इस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए इसने क्या क्या किया था, देखो इसने क्या किया था कि कार्बोनिल कोबाल्ट क्लोराइड यानी कि COCl3 और अमोनिया के अलग अलग अनुपात लिए। पहले लिया 1:6, बाद में लिया COCl3 का 1:5, फिर अगली बार इसने लिया COCl3 का 1:4, ठीक है। बाद में इसने लिया, ऐसे अलग अलग अनुपात लेते गया ये वर्नर जी, और इन अनुपातों से जो भी यौगिक प्राप्त हुआ उसकी रिएक्शन इसने किससे करवाई, AgNO3 से, ठीक है। किससे रिएक्शन करवाई बेटा, AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, है ना। यहां भी देखो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया, इधर भी देखो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया, और इधर भी देखो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया, और इस वाले रेशो को भी इसने AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया। अब जब AgNO3 के साथ में इसने यहाँ पर इनको रिएक्ट करवाया तो इसको अलग अलग अनुपातों में यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, अवक्षेप प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए बेटा, अवक्षेप प्राप्त हुए। इस रिएक्शन से AgNO3 की रिएक्शन करवाई तो इसको 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ बेटा। कितना, 3 मोल। 3 मोल AgCl का अवक्षेप, ये नीचे जो एरो दिखाते हैं वो अवक्षेप के लिए होता है, ऊपर वाला जो एरो होता है वो गैस के लिए होता है। तो AgCl के 3 मोल अवक्षेप प्राप्त हुए। ये वाला जब रेशो लिया तो इसको 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है। इस वाले रेशो से इसको 1 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब 1 लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं है, ठीक। 1 मोल AgCl, और यहां पर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, कोई अवक्षेप नहीं, यानी कि किसी प्रकार का कोई अवक्षेप यहाँ पर इसको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर इसने कर लिए।
ठीक है, तो इसने क्या देखा कि अच्छा ये 1:6 में लेने पर 3 अवक्षेप दे रहा है, ये 1:5 में लेने पर 2 अवक्षेप दे रहा है, ये 1:4 में लेने पर 1 मोल अवक्षेप दे रहा है, और 1:3 में लेने पर कोई अवक्षेप नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? अवक्षेप तो तब मिलेगा ना जब यहाँ पर जो Cl है, भाई Cl जो है वो अवक्षेप दे रहा है ना, AgNO3 का NO3 हट करके Cl ने रिएक्ट किया, तो इस Cl ने रिएक्ट किया। अब ये जो Cl बना तो अपन क्या रहे, कॉम्प्लेक्स बना रहे। आप भी वर्नर हो सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इन दोनों को मिलाकर के हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है तो यार जो काउंटर आयन होगा वही तो अवक्षेप देगा। तो बताओ 3 मोल काउंटर आयन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि Cl जो है वो तो बाहर है, कितने, 3, और बाकी का कौन है, अपना संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक में कौन कौन है, एक तो है CO और बाकी का बच गया NH3, यानी कि सारे के सारे NH3 अंदर हैं और 3 Cl जो है वो बाहर है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरह का है। काउंटर आयन ही तो अवक्षेप देगा, 3 मोल काउंटर आयन बाहर है, इसका मतलब 3 मोल AgCl का अवक्षेप मिल रहा है। बोलो आ गए क्या दिमाग में बात? अब देखो ये 2 मोल अवक्षेप दे रहा है, इसका मतलब काउंटर आयन कितने हैं, 2 हैं। तो यानी कि 2 Cl यहाँ पर काउंटर आयन की तरह है और 1 Cl जो है वो अंदर लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ऐसा दिमाग किसने लगाया, अपने वर्नर ने लगाया है ना। अपन भी लगा सकते थे पर वो वर्नर ने पहले बता दिया है ना। तो ऐसा हो जाएगा है ना। यहां पर देखो आपका 1 मोल AgCl मिल रहा है। 1 मोल AgCl का मतलब क्या है कि 1 मोल Cl जो है वो काउंटर आयन के रूप में यहाँ पर बाहर है, तो बाकी के Cl कहाँ है, अंदर है, यानी कि किसकी फॉर्म में है, लिगेंड की फॉर्म में है। तो बताइए संभावित सूत्र जो बनेगा वो यही बनेगा ना। अब आप भी तो वर्नर हो गए, अरे हो गए कि नहीं हो गए, आप भी वर्नर हो गए। और यहाँ कोई अवक्षेप नहीं, इसका मतलब काउंटर आयन है ही नहीं, सारे के सारे Cl भी किसके रूप में है, लिगेंड के रूप में है। तो इसका मतलब बाकी जो है वो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। बोलिए आप भी वर्नर हो गए है ना। तो वर्नर ने क्या किया, ये अवक्षेप जो इसको प्राप्त हुए इसके आधार पर ये जो संभावित सूत्र थे ये बना डाले। ठीक है, इतना काम वर्नर ने कर दिया। अब इस काम को करने से ये जो प्रेक्षण इसने किया है इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसके निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं। अब वर्नर के प्रयोग से हम लोगों को क्या क्या निष्कर्ष मिले उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब निष्कर्ष क्या क्या मिले, तो वर्नर के प्रयोग के आधार पर जो है, वर्नर ने जो भी प्रयोग किया इसके आधार पर इसने बताया कि भाई कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक होता है ना, उसकी 2 तरह की संयोजकताएं होती है ना। वर्नर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि कंपाउंड की जो है वो 2 तरह की संरचनाएं, 2 तरह की संयोजकताएं होंगी। वर्नर के प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष क्या है, वर्नर के प्रयोग के आधार पर, वर्नर के प्रयोग के आधार पर संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती है। देखिएगा उपस्थित होती है, कौन कौन सी 2 संयोजकता है, एक प्राथमिक संयोजकता है और एक द्वितीय संयोजकता है। प्राथमिक एक मतलब प्राइमरी, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो प्राथमिक संयोजकता होती कौन कौन सी है और द्वितीयक संयोजकताएं कौन कौन सी है, उनका अंतर भी आप देख लेंगे और उन लोगों को समझ भी लेंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो तो कैसी होती है बेटा, आयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, आयनिक होती है। प्राथमिक संयोजकता जो है वो कैसी होती है बेटा, आयनिक होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो कैसी होती है, सहसंयोजक होती है। ठीक,
प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनिक और द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, सहज संयोजक होती है। अब आयनिक संयोजकता जो होती है वो कैसी होती है बेटा, या प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है बेटा, अदिशात्मक होती है ना, कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। अरे यार पॉजिटिव आयन ये थोड़ी बोलेगा कि नेगेटिव आयन अगर तू उत्तर से आया तो मैं तुझे अट्रैक्ट नहीं करूंगा, कहीं से भी आज अट्रैक्ट कर लूंगा, है ना। तो आयनिक जो होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं। जो आयनिक बंधों की जितनी भी क्वालिटीज है ना वो अब यहाँ आ जाएंगी, और सहसंयोजक बंधों की जितनी भी क्वालिटीज है वो यहाँ आ जाएंगी। और सहसंयोजक बंध कैसा होता है, दिशात्मक होता है ना। उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है, दिशा बताते हो ना, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। आयनिक संयोजकता और सहसंयोजक, आयनिक वो आयनिक होते हैं, ये सहसंयोजक होते हैं, वो अदिशात्मक होते हैं, ये दिशात्मक होते हैं। ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड होते हैं, है ना। ये धातु की ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित होती है, जबकि वो क्या होती है, लिगेंडों की संख्या पर, है ना, कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, तभी तो उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। तो लिगेंडों की संख्या पर डिपेंड करती है, लिगेंडों की संख्या पर आधारित होती है, ठीक है। वो धातु की ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित होगी, ये लिगेंडों की संख्या पर आधारित होगी। अगली बात यदि इसकी करें तो वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसे कैसे संतुष्ट करते हैं, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। और ये वाली जो है ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है। किनके द्वारा संतुष्ट होती है, ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है, ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है, ये लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है। और आगे बात करें तो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। आगे की बात करें तो भाई सामान्य संयोजकता प्रदर्शित मतलब धातु की सामान्य संयोजकता होती है। इधर प्राइमरी जो संयोजकता है या प्राइमरी जो वैलेंसी है वो धातु की सामान्य संयोजकता होती है, और ये जो है सामान्य संयोजकता नहीं होती है। ये वाली द्वितीयक संयोजकता धातु की सामान्य संयोजकता नहीं होती। धातु की असामान्य संयोजकता होती है। ठीक है। ये वाली जो संयोजकता होती है ना बेटा, इससे ज्यामिति वामिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संकुल की ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती, जबकि ये वाली जो संयोजकता होती है बेटा, ये संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती है। मतलब क्या हो रहा है, उपसहसंयोजक बंधों के जितने भी गुण हैं वो सब इधर पाए जा रहे हैं, और आयनिक बंधों के जितने भी गुण हैं वो सब यहाँ पाए जा रहे हैं। देखो आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, धातु की ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करते हैं, और धातुएं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, धातु की सामान्य संयोजकता पर आधारित होते हैं, और ज्यामिति वामिति से इसका कोई लेना देना होता नहीं है। परंतु द्वितीयक संयोजकता देखो उपसहसंयोजक बंधों द्वारा होती है, तो उपसहसंयोजक बंधों की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब उधर देखने को आपको मिल जाएंगी, है ना। सहसंयोजक होती है दिशात्मक होती है,
लिगेंडों की संख्या पर आधारित होती है कि भाई कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, है ना, लिगेंडों द्वारा ही संतुष्ट होती है और धातु की असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी, कैसी भी, है ना, हम देखते हैं ना उपसंयोजक यौगिकों में, है ना। तो संकुल की ज्यामिति का निर्धारण भी कौन करती है, आपकी द्वितीयक संरचना ही करती है। अब द्वितीयक संरचना और प्राथमिक संरचना जो है वो यदि आप लोगों को कोई बोल दे कि भाई पता कैसे लगेगा कि किस यौगिक संकुल में कौन प्राथमिक संयोजकता और कौन द्वितीयक संयोजकता है, तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको वर्नर वाला जो है, इस प्रयोग में मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में देखिएगा, उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण देखो, जैसे कि CO NH3 का होल 4 ले लेती हूँ और Cl2 ले लेती हूँ और इस Cl ले लेती हूँ। तो इसमें ये जो बाहर वाली है ना बेटा, ये बाहर वाली जो होगी ये प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संयोजकता होगी, है ना, और ये जो अंदर वाली है ये 4 और 2 6, ये कौन सी होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी। ठीक है, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता की अगर बात करें, यानी कि प्राथमिक संयोजकता की यदि बात करें तो प्राथमिक संयोजकता कितनी, एक Cl है इसलिए 1, और अगर द्वितीयक की मैं बात करूं तो द्वितीयक की कितनी है, 2 और ये 4, कितने हो गए, टोटल 6, है ना। इसमें यदि मैं प्राथमिक संयोजकता की बात करूं, पहले वाले में तो प्राथमिक संयोजकता हो गई इसकी 3 और द्वितीयक संयोजकता हो गई इसकी 6, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर वही है ना। यहाँ देखो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई 2 और द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई 5, इसकी वजह से और एक इसकी वजह से 6। प्राथमिक संयोजकता 1 और द्वितीयक संयोजकता 6, प्राथमिक संयोजकता 0 और द्वितीयक संयोजकता 6। तो बोलिए इस तरीके से आप प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बता सकते हैं वर्नर के प्रयोग को देखते हुए। तो ये हुआ हमारा वर्नर का प्रयोग, ये प्राथमिक द्वितीयक संयोजकताओं में अंतर। और अब बात करेंगे हम हमारे संयोजकता बंध सिद्धांत की। संयोजकता बंध सिद्धांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, VBT, और हम शॉर्ट में ही बोलेंगे अब कौन बोलेगा इतना सारा, संयोजकता बंध सिद्धांत है VBT। ठीक है, अब VBT के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और भूल जाना है। देखो मैं आप लोगों से स्मार्ट वर्क करवाना चाहती हूँ यार, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, हम हार्ड वर्क क्यों करें, हार्ड वर्क गधे थोड़ी ना हम करेंगे स्मार्ट वर्क। हमें जो चीज पढ़नी है वही पढ़ेंगे। वर्नर सिद्धांत मैंने पढ़ाया, वर्नर सिद्धांत को आप लोगों को पढ़ लेना है और प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता के बारे में भी बता दिया और उसके अंतर भी बता दिए। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं प्रश्न, जहां जहां से आ रहा है मैं सारा मटेरियल आप लोगों को दे रही हूँ। अब मैंने कह दिया, जैसे मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोगों से कहा था पढ़ो और भूल जाओ, ऐसे ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ पढ़ो और भूल जाओ, है। इसकी कोई आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स दीजिए, पढ़ो और भूल जाओ। आप लोगों को ये लगाना आना चाहिए। कैसे, देखो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया है उसमें VBT लगानी। अब VBT क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत है। संयोजकता यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जब बंध बनाते हैं तो वो संयोजक बंध कहलाते हैं, है ना। तो संयोजकता बंध, वैलेंस बॉन्ड, उसकी थ्योरी के भाई कैसे बना रहा है वो, ठीक है, कैसे बना रहा है। सर्वप्रथम धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। अच्छी बात है, मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन था वो जगह खाली हो गई। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन आएगा, लिगेंड के प्रतिकर्षण के कारण धातु के N-1D यानी कि उपांत्य कोश, है ना, N-1D उपकोश में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। यानी कि अब जब मेटल के पास में लिगेंड आएगा ना, तो लिगेंड आने की वजह से क्या होगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा क्योंकि वो बंध बनाने वाला है। बंध बनाने वाला तो जब हम खुश हो जाते हैं, मामा जी घर में आते तो हम कैसे कूदते हैं, मामा आए, है ना। तो ऐसे ही जो N-1D उपकोश जो है ना, ये भी कूदेंगे और अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे। अब ऊर्जा बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर युग्मन हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
ना तो वो युग्मित हो जाएगा। अरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अलग अलग कमरे में सोते हैं, अब मामा जी आएंगे तो मामा जी के लिए भी तो कमरा चाहिए ना, दोनों बच्चे एक ही कमरे में सो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, टोटल मिला के कहने का मतलब ये है। अब ट्रिक यहाँ पर क्या है कि भाई X माइनस यानी कि जितने भी हेलोजन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो और अपना H2O, ये युग्मन नहीं कराते, ये अच्छे मामा नहीं है, कंस हैं ये दोनों। इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो धातु आयन है ना वो अपने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा रहे हैं ना, कोई लाड़ प्यार नहीं है इन मामाओं से धातुओं को। तो ट्रिक क्या है, X माइनस और H2O लिगेंड धातु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराते हैं, अन्य सभी लिगेंड्स करवा देते हैं। मतलब बाकी सारे मामा अच्छे हैं, ये 2 मामा खराब है। ठीक, धातु के रिक्त कक्षक अपनी ऊर्जा का वितरण करके बिल्कुल समान ऊर्जा और आकृति वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं। भाई धातु के अब जो खाली वैकेंट जो ऑर्बिटल्स हो गए ना, खाली कमरे जो है ना, अब वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा का वितरण करेंगे। भाई सामान इधर से उधर, उधर से उधर अपन करते हैं, मेहमान आता है घर में रहने के लिए, तो जो ऊर्जा है उसका वितरण करके बिल्कुल समान आकृति वाले और समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पर कर लेता है धातु आयन। और लिगेंड इन रिक्त संकरित कक्षकों में लोन पेयर दान करके उपसहसंयोजक बंध बना देते, फिर मामा आ जाते हैं और घर में रह जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो आपके संकरित कक्षक हैं, रिक्त संकरित कक्षक आप लोगों ने अभी तक तैयार किए हैं, मामा के आने के पहले जो रूम्स आप लोगों ने तैयार किए हैं, वहां मामा जी आ जाएंगे और रह जाएंगे, है ना। तो इस पूरी घटना को मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। मेटल है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी अपने ऑक्सीकरण संख्या के अकॉर्डिंग। कोई +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, और कक्षक कैसा कर देगी, रिक्त कर देगी। फिर कौन आएगा, लिगेंड आएगा। लिगेंड के प्रतिकर्षण की वजह से क्या होगा, N-1, अब जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी युग्मित हो करके और खाली कर देंगे। लिगेंड आया, डरो डरो डरो, भागो भागो भागो, सब एक दूसरे के साथ में युग्मित हो जाओ, है ना। ऐसा काम यहाँ पर हो जाएगा। परंतु X- और H2O ये युग्मन नहीं करवाते, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। तो धातु के जो रिक्त कक्षक थे वो अब अपनी ऊर्जाओं का वितरण करेंगे। ऊर्जा अलग अलग होंगे ना भाई, कोई S होगा, कोई P होगा, कोई D होगा, सबकी ऊर्जा अलग अलग, सबके शेप अलग अलग है। अभी क्या करेंगे, अपनी ऊर्जाओं का विनिमय करा के सिमिलर शेप और सिमिलर स्ट्रक्चर वाले संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। संकरण यही तो होता है ना। विभिन्न ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो अपनी ऊर्जाओं का वितरण करके समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। अब जब संकरित कक्षकों का निर्माण आ गया है तो लिगेंड क्या करेंगे, वहां आकर के अपने लोन पेयर को वहां डोनेट करके उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ ना तो चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या दिखाएगा, आकर्षण दिखाएगा। मैंने बताया हुआ है पहले भी आप लोगों को। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ तो संकुल की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है तो संकुल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, संकुल की चुंबकीय प्रकृति आपको निकालनी है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो संकुल प्रतिचुंबकीय होता है, परंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर संकुल अनुचुंबकीय होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो संकुल का चुंबकीय आघूर्ण आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बताया हुआ है मैंने पहले। यहाँ पर क्या है, n जो है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो √n, n+2 और μs ये क्या है आपका चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण हम लोगों ने निकाला था, आप लोगों को याद होना चाहिए। मात्रक जो है इसका क्या है, बोर मैग्नेटॉन, BM बम। ठीक है, बम लगाएंगे अब अपन इस, तो अप्लाई करते हैं कैसे कैसे होता है ये संयोजकता बंध सिद्धांत। बाद में आपको पढ़ना है धातु की समन्वय संख्या के आधार पर संकुलों के संकरण और उनकी ज्यामिति के बारे में। अब देखो यहाँ से आपका तो थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट होगा। यहाँ से कैसे ट्विस्ट होगा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या, यदि किसी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है ना, 2 आने का मतलब क्या है कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, समन्वय मतलब इसकी जो समन्वय संख्या जो है उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, रेखीय ज्यामिति होगी। कैसी होगी बेटा, sp संकरण होगा और रेखीय ज्यामिति होगी। मतलब संकरण कैसा होगा, sp संकरण होगा
और ज्यामिति कैसी होगी बच्चों? रेखीय। कैसी ज्यामिति होगी? रेखीय। अरे sp संकरण होगा तो सीधा लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 3 हुआ, यानी कि समन्वय संख्या 3 होने पर जो आपका संकरण होगा वो कैसा होगा? sp2 यहाँ पर संकरण होगा। और ज्यामिति कैसी होगी? अब sp2 संकरण है तो कैसी होगी? त्रिकोणीय ज्यामिति होगी। कैसी ज्यामिति होगी बेटा? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी। कैसी ज्यामिति होगी? समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी। परंतु यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो अब यहां पर sp3 संकरण भी हो सकता है और dsp2 संकरण भी हो सकता है। जी हाँ, इनके बारे में ही हम अब आगे बात करने वाले हैं। तो sp3 संकरण और dsp2 संकरण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि sp3 संकरण होता है तो संकुल की ज्यामिति कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। कैसी होगी मेरे बच्चों? चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। ठीक है। और यदि संकरण dsp2 हुआ तो संकरण के आधार पर जो संकुल की ज्यामिति होगी ना मेरे भाई, वो होगी अपनी समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। डिपेंड करेगा कि संकरण कौन सा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 संकरण देखे, 2 तरह की ज्यामिति आपने देखी, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। कब कौन सी होगी संकरण डिसाइड करेगा और वीबीटी बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 5 है ना, 5 है तो इसका मतलब sp3d संकरण भी हो सकता है और dsp3 संकरण भी हो सकता है। dsp3 संकरण भी हो सकता है। अगर दोनों ही तरह के संकरण हैं तो ज्यामिति तो एक ही जैसी बनेगी आपकी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय जैसी 5 वाले में बनती है, द्विपिरामिडी, है ना। संकरण ज्यामिति वगैरह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्यामिति होती है बच्चों sp3d2 या फिर d2sp3, है ना। अगर d2sp3 और sp3d संकरण भी हुआ, sp3d2 संकरण भी हुआ तो भी ज्यामिति कैसी होगी बेटा? आपकी अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति होगी बच्चों? अष्टफलकीय आप लोगों को ज्यामिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप संकरण देख करके बता सकते हैं कि भाई ज्यामिति कैसी कैसी होगी। बाकी सब जगह तो ठीक है, केवल ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला ही यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, बाकी तो सब अपने लाइन से ही चल रहे हैं बेचारे। देखो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला जो है त्रिकोणीय ज्यामिति दिखा रहा है ना। 5 वाले त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 6 वाले अष्टफलकीय, sp यानी कि 2 वाले रेखीय ज्यामिति, केवल ये 4 वाला गड़बड़ कर रहा है ना। देख लेंगे इसको भी, अभी देखते हैं कैसे कैसे। तो ये देखिए कौन कैसे क्या ज्यामिति प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, भी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? सबसे पहले NiCN4, यानी कि अब आपको क्या देखना है यहाँ पर? संकुलों के एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। संकुलों के एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल की NiCN4 की, ये मैं थोड़ा सा NiCN4 2- संकुल में हम बात करेंगे, है ना। अब आपको बतानी है वीबीटी इसके अंदर। इसका नाम क्या है? टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड। क्या नाम है? टेट्रासाइनो, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पर, टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड। इस संकुल, ये आयन, इस आयन में अब आपको वीबीटी अप्लाई करनी है। तो देखो, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी संकुल में आप जब वीबीटी अप्लाई करते हो तो एक ही काम करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। निकिल का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए अब तक आप लोगों को डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो चुके होंगे ऐसा माना जाता है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन फेकोनी, मतलब 4s2 और 3D में 8, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, आ गई बात समझ में। तो 3D 8 और 4s2, इसका विन्यास क्या होगा निकिल का, आर्गन 3D 8 और 4s2। परंतु इस संकुल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है मेरे बच्चों। तो +2 होने का मतलब है कि Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को चाहिए। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया आप लोगों को वापस से याद दिलवाने के लिए, है ना। अब +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर्गन 3D 8 विन्यास है ना। अब आर्गन 3D 8 विन्यास इस तरीके से ना लिख करके मैं इसके वो बनाऊंगी, क्या, कक्षक बनाऊंगी, है ना। कक्षक बनाऊंगी तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, ऐसे लिखूंगी कि भाई ये रहा आर्गन गैस, है ना, और 3D को मैं ऐसे बनाऊंगी। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया मेरे को केमिस्ट्री में किसी को भी नाराज नहीं करना, हाँ, ना हुंड को, ना पावली को, ना N+L को। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रम से चलती जा रही हूँ। हमेशा मेरा उत्तर सही होता था क्योंकि मैं क्रम से चलती थी। आप लोग भी वैसे ही करो, ठीक है। तो 3D में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। अब Na के साथ में कौन जुड़ा हुआ है आपका, Cn जुड़ा हुआ है। बोलो अच्छा मामा कि खराब मामा। अच्छा मामा कौन, जिसके लिए जगह खाली की जाए, और बुरा मामा कौन, जिसके लिए जगह खाली नहीं करने की जरूरत है ना। तो अच्छा मामा है ये तो, है ना, ये अच्छा मामा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, Cn लिगेंड की उपस्थिति के कारण ये संयोजकता कोश है ना, के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, युग्मित हो जाएंगे, और जो निकिल है 2+ वो अब कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। अब आर्गन के बाद में 3D में 1 2 3 4, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आने लगेंगे। तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 3D 8 ही है, परंतु 3D में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, अच्छा 4s में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 4s में खाली है ना, 4s में यहाँ पर भी बना देती हूँ। अब 4th है तो 4th का P भी बना देते हैं, बाह्यतम 2 कोश हम कम से कम रखते हैं, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया, युग्मित तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब मुझे बताओ Cn कितने हैं, अरे कितने मामा आ रहे हैं, 4 मामा आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, Cn 4 है ना, 4 मामा आ रहे हैं। तो अब 4 मामा 4 खाली कमरों में रहेंगे, 4 खाली कमरों में रहेंगे, तो इसका मतलब ये जो भाई ये था 4s और ये हमने एक्स्ट्रा लिया 4p, एक्स्ट्रा लेते हैं जब भी हम इस तरह का VBT वगैरह बनाते हैं, तो हम बाह्यतम कोश, अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो कि नहीं हो, 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है, वो भी ले सकते थे, पर काम अपने P तक ही आ रहा है इसलिए अपन ने P तक लेकर के छोड़ दिया। तो अब ये 4 जो है ये जो रिक्त कक्षक हैं, है ना, ये जो 4 रिक्त कक्षक हैं, ये रिक्त कक्षक जो हैं वो अब अपनी ऊर्जाओं का वितरण करेंगे। भाई 3D की ऊर्जा कम, 4s की उससे ज्यादा, 4p की और ज्यादा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये तीनों अलग अलग शेप के हैं, इसलिए स्फेरिकल होता है, वो डंबल शेप का होता है, डबल डंबल शेप का होता है। तीनों अलग अलग शेप, आकृति और ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं वो आपस में अपनी ऊर्जाओं का क्या करेंगे, वितरण करेंगे, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और क्या करेंगे, संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो संकरण के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, देखिएगा। तो संकरण के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन अलग रहेगा, अपना जो 3D है उसमें से एक जो उपकोश है, ये एक जो कक्षक है ये कम हो गया, देख लो आप, 5 थे ना, ये इधर चला गया, और यहाँ पर ये जो 4 1 2 3 4 ये है ना, ये 4 जो हैं वो अपने संकरित कक्षक बन जाएंगे बेटा, है ना। 4 संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा, और वो एक जो अलग, और वो जो एक है ना
ये वाला ये अलग, असंकरित पी कक्षक अलग रह जाएगा। ठीक है, संकरित कक्षक तो कौन है, ये पीले वाले है ना, कैसे है बेटा, ये पीले वाले, ये कौन है, संकरित कक्षक, ये है कौन, अपने संकरित कक्षक। और कैसे, रिक्त, और नाम क्या है इसके, देखो एक डी से आया, एक एस से आया और दो पी से आए, तो इसका भी नाम क्या, DsP2, इसका नाम भी क्या, DsP2, ये भी DsP2 और ये वाला भी DsP2, DsP नहीं DsP2, यानी कि 4 DsP2 कक्षक यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, कैसे प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए वो मैं बता चुकी हूं। अब ये जो संकरित कक्षक हैं, इन संकरित कक्षकों में एक एक CN आएंगे और अपने लोन पेयर दान करेंगे। क्या होगा, एक एक CN आएंगे और अपने लोन पेयर दान करके एक एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, है ना। तो यहां पर मैं लिखती हूं कि 4 रिक्त DsP2 संकरित कक्षकों में 4 CN माइनस लिगेंड लोन पेयर दान करके 4 उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक CN आएगा, अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा CN अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और इस तरीके से DsP2 संकरित कक्षकों में CN जो है अपने लिगेंड डोनेट लोन पेयर डोनेट कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया है कि अपना जो संकुल है वो लिया है, संकुल में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है, ऑक्सीकरण संख्या के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली करके क्या दे दिया है, अपने को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवा दिया है। अब ये जो रिक्त कक्षक है CN माइनस लिगेंड की उपस्थिति में क्या प्रदर्शित करेंगे, युग्मन प्रदर्शित करेंगे, तो ये वाला जो कक्षक है वो खाली हो जाएगा। खाली कक्षक जो है अब CN की संख्या के अकॉर्डिंग यानी कि लिगेंडों की संख्या के अनुसार ये जो खाली रिक्त जो कक्षक हैं ये संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, और जो संकरित कक्षक बने हैं उनमें CN अपने लिगेंड को डोनेट करके या दान करके जो है उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। ये जो बच गया ना बेचारे ये बाहर, ये असंकरित पी कक्षक है बेटा, ये वाला जो है ना, ये जो है असंकरित पी कक्षक है। ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने तो यहां से लेना है। तो यहां आपको देखने पर मिलेगा कि DsP2 संकरण आपको प्राप्त हुआ, और मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला पहले ही बता चुकी थी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 4 में भी 2 तरह की स्थिति बनती है। अगर sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनेगी, और यदि DsP2 संकरण है तो फिर ज्यामिति कैसी बनेगी, वर्गाकार, समतल वर्गाकार ज्यामिति बनेगी। तो यहां पर इसकी जब ज्यामिति देखेंगे, इसकी जब ज्यामिति की बात होगी तो ज्यामिति जब आप देखेंगे तो DsP2 संकरण के कारण DsP2 संकरण के कारण इस संकुल की ज्यामिति, इस संकुल की ज्यामिति समतल वर्गाकार प्राप्त होती है। समतल वर्गाकार प्राप्त होती है। मतलब NiCN4 की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी मेरे बच्चों, इस प्रकार की होगी। निकेल जो है यहाँ पर बीच में है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इसलिए 4, और CN, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक इधर, एक इधर, और टोटल चार्ज जो इसके ऊपर था वो कितना था देख लेते हैं एक बार। 2 माइनस होगा, हाँ 2 माइनस,
यानी कि ज्यामिति कैसी हुई इसकी, समतल वर्गाकार। अब समतल वर्गाकार ज्यामिति, जब ज्यामिति आपको पता लगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे, फिर ज्यामिति पता लगाएंगे, उसके बाद हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे। तो ज्यामिति ऐसी होगी। अब बात करेंगे हम चुंबकीय आघूर्ण की, कि NiCN होल 4 2 माइनस का चुंबकीय गुण कैसा होगा। आपने जब इस कॉम्प्लेक्स को बनाया था मेरे बच्चों, तो क्या आपके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था? नहीं था ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति थी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह संकुल प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रतिचुंबकीय को मैं लिख देती हूं डायामैग्नेटिक बिहेवियर, ये शो करेगा। कोई किसी तरह का यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा बिहेवियर शो करेगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार ये प्रदर्शित करेगा। कौन? अपना NiCN4 2 माइनस। ठीक है, बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल मैं इसका देती हूँ आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, NiCl4 2 माइनस। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का हम पहले क्या लिखेंगे बेटे? नाम लिखेंगे। नाम क्या है? टेट्राक्लोरोनिकलेट सेकंड आयन। क्या नाम है? टेट्राक्लोरोनिकलेट सेकंड आयन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका नाम। निकेल की जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वही आएगी 2+, और विन्यास आएगा क्या? आर्गन 3d8। बोलिए, विन्यास आर्गन 3d8 ही आएगा, सेम टू सेम, है ना। अब जब सेम टू सेम चल रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे, आर्गन ऐसे बना देती हूँ 3d भी बना देती हूँ मैं, 4s भी बना देती हूँ, और मैं 4p भी बना देती हूँ। फिर देखते हैं कितने काम आते हैं। यदि और काम आएंगे तो हम 4d भी लेंगे और 4f भी ले सकते हैं, क्या ना, क्योंकि जब हम चतुर्थ शेल में हैं, है ना, चतुर्थ कोश में है, तो 4p भी अपना, 4s भी अपना, 4d भी अपना और 4f भी अपना। काम आओ मत आओ कोई बात नहीं, है ना। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Ni2+ में। ठीक है, अब क्या हुआ है? Cl- लीगेंड है ना। तो Cl- लीगेंड के कारण, बताओ अच्छा मामा है कि खराब मामा है? खराब मामा है ना, इसके लिए जगह खाली नहीं करते हैं। ये मतलब मेटल बड़ा डिप्लोमेटिक व्यवहार नहीं शो करते हमारे केमिस्ट्री वाले, है ना। जो है वो है, मामा खराब है, हमको खाली नहीं करना अपना कमरा, मामा को छत पे सुलाओ। तो लिगेंड के कारण यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। अतः ये कैसा रहेगा? ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। ये आर्गन आपने इधर रख दिया, आर्गन के बाद में ये 3d में वही 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हो गया ना अपने हुंड और पाउली दोनों नाराज। फोर एस और 4p, लो जी, ऐसा ऐसा हो गया। अब मामा आ तो रही हैं, चाहे आप कमरा खाली करो या मत करो, है ना। मतलब लिगेंड जो है उसकी वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। युग्मन तो होना, युग्मन नहीं होना और होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। लिगेंड तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मामा तो अपना काम करेगा, आपने आपका काम करा हो कि मत करा हो, है ना। अब कितने मामा है भाई? 4 मामा है, यानी कि लिगेंड कितने हैं? 4 है। तो आपको कितने रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है? 4 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है। तो टोटल जो 4 रिक्त कक्षक हैं वो क्या करेंगे? संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, है ना। तो 4 कौन से? अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये खाली और ये सब खाली है ना, इनको लेकर के ही क्या दिखाना पड़ेगा, संकरण दिखाना पड़ेगा। और अब जो है संकरण के बाद में संकरण के बाद क्या होगा कि आपका ये जो आर्गन 3D8 है वो तो रह जाएगा अलग, है ना, परंतु 4s और 4p के s का 1 और p के 3 कक्षक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। और ये जो संकरित कक्षक हैं ये कितने हैं, रिक्त 4 संकरित कक्षक हैं, है ना, जिसमें से एक s का है और बाकी 3 p के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 रिक्त संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। 4 रिक्त संकरित कक्षक जो है उनका नाम क्या है, sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, सभी के नाम sp3 है। 4 रिक्त sp3 संकरित, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका नाम, 4 रिक्त sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब जब Cn लिगेंड आएगा, है ना, Cn माइनस लिगेंड 4 sp3 संकरित कक्षकों में लोन पेयर दान करके 4 उप सह संयोजक बंध बना लेता है। यानी कि हर एक Cl आएगा, नॉट Cn, Cl, है ना। अब की बार Cn नहीं है बेटा, क्या है, Cl है। क्यों हमने Cn और Cl लिया, क्योंकि देखो Cn जब था तब तो यहाँ पर युग्मन हो गया था, सेम कंपाउंड जैसा दिख रहा था आप लोगों को, पर Cl की उपस्थिति में क्या होगा, युग्मन नहीं होगा। अब युग्मन ना होने से क्या क्या काम हो सकते हैं, देखिए आप, बना लेता है। तो बताओ, एक Cl यहाँ, एक दूसरा Cl यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ अपने लोन पेयर को जो है डोनेट कर देगा और कितने 1 2 3 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेगा। अब क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है 4 अभी भी, परंतु Cl कैसा लिगेंड था, जो युग्मन नहीं करवाता था, बच्चों को परेशान नहीं करता था। तो क्या हुआ कि जब युग्मन नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का जो संकरण है वो कितना आया, sp3 आया। और sp3 संकरण आने का मतलब है कि हमारे जो NiCl4 की जो संरचना है वो कैसी होगी, और संकरण यदि sp3 है तो संरचना कैसी होगी अपनी, टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला sp3 संकरित जो है लिगेंड का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी मेरे बच्चों, sp3 संकरण होने की वजह से NiCl4 2 माइनस में sp3 संकरण के कारण टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है। अब देखो, चतुष्फलकीय ज्यामिति आप प्राप्त करते हैं तो चतुष्फलक आप बनाना आता है। देखो आपको Ni जो है वो यहाँ रहेगा, 4 Cl इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, ये लो जी 4 Cl, ठीक है। और ये लो, ये हमने बनाया, और इसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, 2 माइनस। तो बताइए चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होगी इसकी। और यदि इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके पास में कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो n+2 √n+2 लगा करके आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे हम कैसे, 2 2 +
2 कैसा हो गया 2 इंटू 4 टू जा होता है 8। अब 8 अंडर रूट भैया मेरे को तो नहीं आता, पर मेरे को ये पता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि 2 है तो म्यू एस का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ये मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में करना बता चुकी हूँ डायरेक्ट, है ना। तो 2.8 मैग्नेटॉन आने की वजह से ये कैसा हो जाएगा अनुचुंबकीय। कैसा हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो भाई सीख गए क्या? पहले आप लोगों को क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद में लिगेंड के अनुसार युग्मन करना है नहीं करना है, और फिर उसके बाद में संकरण करना है लिगेंड की संख्या के अनुसार, और संकरण करने के बाद में उसकी बना देनी है ज्यामिति और निकाल देना है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आगे और कर सकते हैं ना हम इस बारे में, और आगे देखते हैं। तो अब इसके आगे की बात करते हैं बेटा, इसके आगे अगले स्लाइड की बात करते हैं या अगले टॉपिक पर चलते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल। मेरे बच्चों आंतरिक कक्षक संकुल कौन होता है, मतलब क्या होता है कि जब आप बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देकर के मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने अगर संकरण बनाया, एक आपने संकरण बनाया sp3d संकरण, ठीक है, और एक आपने संकरण बनाया dsp3, ठीक है। ये दोनों ही संकरणों में एक S 3p और एक d कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है। बनने वाली ज्यामिति से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, हम अभी आंतरिक कक्षक संकुल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये d इस तरफ लिखने का और इस तरफ लिखने का एक मतलब है। मतलब क्या है कि यदि बाह्यतम कोश के या बाह्य कक्षक के जो संकुल हैं यदि वो काम में आते हैं तो बनता है क्या sp3d संकरण, है ना। और यदि अंदर वाले कक्षक के या अंदर वाले कोश के उपांत्य कोश के, जैसे ये वाला तो है nth कोश या बाह्यतम कोश, है ना, और ये वाला कौन सा n-1d, है ना। मेटल अपन देखो संकुल आयन कौन बनाते हैं, जो धातुएं होती हैं वो कौन होती हैं, अपनी ट्रांजिशन मेटल्स होती है, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है n-1d में जाता है ना। और ns जो उनका बाह्यतम कोश होता है, तो ये n- इधर भी d होता है इधर, और ये जो है मतलब यहाँ तक का जो होता है ये वाला जो कोश होता है ये nth कोश चालू हो जाता है, और इसके पहले वाला sp, ये d और f, ये वाला जो होता है n-1 वाला d होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 d है, एक ये d वाला, एक ये वाला d और एक ये वाला d। ये वाला d तो होता है अंदर वाले कोश का, बाह्यतम कोश से अंदर वाले कोश का d, है ना, और ये वाला डी है अपना बाह्यतम कोश का डी उपकोश, है ना। तो संकुल बनाते समय यदि बाह्यतम कोश के उपकोश का डी काम में यदि लिया जा रहा है इस प्रकार से, तो बनते हैं बाह्य कक्षक संकुल। कौन से कक्षक संकुल बेटा? बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। परंतु यदि n-d उपांत्य कोश का जो d ऑर्बिटल है, उपांत्य कोश का जो d कक्षक है, यदि वो काम में लिए जा रहे हैं तो बनते हैं बेटा क्या? आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल यानी कि जब आप VBT के अकॉर्डिंग, VBT के अनुसार जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर का, ज्यामिति का और उसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में बताते हैं तो आपको उसके संकरण के बारे में पता लगता है कि बाह्यतम कोश के डी उपकोश काम में आ रहे हैं या बाहर से जस्ट अंदर वाले यानी उपांत्य कोश के डी उपकोश काम में आ रहे हैं। यदि बाह्यतम कोश के डी काम आ रहे हैं तो बाह्य कक्षक संकुलों का निर्माण होगा, और यदि उपांत्य कोश के डी उपकोश यदि काम में आ रहे हैं तो कैसा संकुल बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, ठीक है। तो आंतरिक कक्षक संकुल कौन होता है लिख देते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, वे संकुल जिनमें धातु के n-1d यानी कि उपांत्य कोश के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बनने वाला
संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटो? आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। मतलब उपांत्य कोश के डी उपकोश यदि काम में आ रहे हैं तो क्या बनेगा? अपना आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और यदि बाह्य कक्षक संकुल की बात करें तो क्या होगा? बाह्यतम कोश का डी उपकोश यदि काम में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। तो वे संकुल, यहां भी लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, वे संकुल जिनमें बाह्यतम कोश के डी उपकोश भाग लेते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहलाते हैं। संकुल कहलाते हैं। मतलब यदि हम देखें, यदि हम एग्जाम्पल लेकर के देखें तो देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ कि आप बनाओ CONH3 का होल 6 3+, है ना? क्या बनाएंगे आप? CONH3 का होल 6 3+, ये आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है। अब इसकी VBT के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि बाह्य कक्षक संकुल है या आंतरिक कक्षक संकुल है। तो पहले ही हम क्या करेंगे, ये कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निकाल लेंगे। बताइए ऑक्सीकरण संख्या 3+ आ रही है ना। अब कोबाल्ट का अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है? साइंस टीचर विनीता क्रमानी, मन फे को, ऐसा ऐसा है ना? मन फे को नी क्यों जान चलाती हो, यही था अपना फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज थी या प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा ही था। तो हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? साइंस टीचर विनीता क्रमानी, मन फे को, ये था। अब 3+ है, इसका मतलब 2 तो ये बाहर के गए और एक ये अंदर का गया। अनपेयर्ड पेयर्ड था, अभी अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया। तो अभी विन्यास कैसा बचा? 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 और 2 6, ये पेयर्ड है ना इसलिए। तो 3D 6 यानी कि आर्गन 3D 6 और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बना देंगे कैसे? ऐसे बना देते हैं इसको। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 4s। अब 4s के साथ साथ में 4p भी बना देती हूँ बच्चों, और मैं यहाँ पर 4d भी बना देती हूँ। काम आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रखा रहेगा। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4d। और ये कौन सा है अपना? 3d। तो देखो ये तो हो गया उपांत्य कोश का डी कक्षक और ये हो गए बाह्यतम कोश के डी कक्षक। अगर ये काम में आएंगे तो बनेगा बाह्य कक्षक संकुल, और ये अगर काम में आते हैं तो बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा वाला बनता है। 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से व्यवस्थित, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए। अब लिगेंड कौन है? NH3। कौन है? NH3 लिगेंड के कारण बताओ यहां पर युग्मन होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे इनर पेयरिंग होगी ना, आंतरिक युग्मन होगा। इनर पेयरिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि H2O और X- जितने भी हेलोजन है केवल वो ही युग्मन नहीं दर्शाते हैं, बाकी तो युग्मन दर्शाते हैं। तो NH3 लिगेंड के कारण आंतरिक युग्मन यहां पर होगा, आंतरिक युग्मन होता है। अब आंतरिक युग्मन जब CO3+ में होता है तो ये क्या बन जाता है? आर्गन 3D कुछ इस प्रकार से, 4s कुछ ऐसा, 4p ऐसा और 4d ऐसा। लो जी, ऐसा ऐसा सब हो गया। अब देखो 3D में इलेक्ट्रॉन बताओ, ये तो युग्मित थे ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये भी युग्मित हो गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से ये भी युग्मित हो गए। अभी भी 3D में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, परंतु क्या हो रहा है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो 4 इलेक्ट्रॉनों ने युग्मन कर लिया है। अब अमोनिया कितने हैं अपने पास? 6, यानी कि अपने को कितने रिक्त कक्षों की आवश्यकता है? 6। तो 6 रिक्त कक्षक देखो यहीं से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि संकरण के पश्चात, संकरण के बाद कैसा नजर आएगा? ये 2 तो ये रहे, 3 4 5 6, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है संकरण में भाग लेंगे। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ये सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? संकरित कक्षक बनाएंगे। अब संकरित कक्षक देखिए मैं बना देती हूँ यहाँ पर,
कितने संकरित कक्षक बने? 6। बोलो बन गए 1 2 3 4 5 6। ये सारे के सारे क्या बन गए? संकरित कक्षक। इनके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? असंकरित कक्षक। यानी कि जैसे CO3+ में ये था आर्गन। अब 3D के जो ये 1 2 3 हैं ये अलग हो गए, क्योंकि बाकी के जो 2 कक्षक हैं वो तो यहाँ काम में आ गए। 4s का भी यहाँ काम आ गया, 4p का भी यहाँ काम आ गया, और ये 4d के कक्षक रिक्त रहे। तो मुझे बताइए कि ये कौन सा बना? D2sp3। तो कितने? 6 D2sp3 संकरित कक्षकों का यहाँ पर निर्माण हो गया मेरे बच्चों। तो 6 D2sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर संकरण आया है D2sp3, जिसमें D कौन सा काम आया है? अंदर वाले उपांत्य कोश का D उपकोष काम में आया है, इसलिए ये जो है वो क्या बन जाएगा? अब आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो D है वो अंदर वाले कोश का काम आया है। देखो बाहर वाले ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं। तो ये एक आंतरिक कक्षक संकुल का उदाहरण है। आंतरिक कक्षक संकुल का उदाहरण है ना। अब इसकी ज्यामिति कैसी बनेगी? आपको मालूम है D2S और P 1 2 3, तो अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी, है ना। जिसकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय बना करके भी बता सकते हैं आप। और ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड पेयर्ड होने की वजह से, यानी कि युग्मित होने की वजह से ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, है ना, डायामैग्नेटिक। मैं लिख देती हूँ डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी, और बना करके आप आराम से चाहे तो दे सकते हैं। और हर एक संकरित कक्षक में अमोनिया जो है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। एक एक अमोनिया आएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 अमोनियों के साथ में ये इस तरीके से लिगेंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ किसका? आंतरिक कक्षक संकुल का। मैंने स्ट्रक्चर वगैरह अभी बना के बताई नहीं है, आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बनानी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बनानी होती है यदि पूरा दिया जाए तो। और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, उसकी इंफॉर्मेशन के सहित, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं COF6 COF6 लो जी, है ना। यहाँ भी जब आप देखेंगे इसका नाम बना लेंगे हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, है ना। थर्ड आयन इसलिए क्योंकि कोबाल्ट का जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 3+। तो 3+ अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई है। कोबाल्ट 3+ की ऑक्सीकरण संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? आर्गन 3D में, 4s में, 4p में और 4d मैंने बना लिए। काम आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रखे रहेंगे, है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये अपन ने वैसा का वैसा ही काम कर लिया जैसे पहले किया था। अब क्या हो रहा है कि जब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लिगेंड की उपस्थिति में, है ना, फ्लोरीन लिगेंड या फ्लोराइड लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन बताइए होगा कि नहीं होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और अपना H2O, ये 5 जो हैं ये युग्मन नहीं दर्शाएंगे, इसलिए युग्मन यहां पर नहीं होगा कि उपस्थिति में युग्मन नहीं होता है। युग्मन नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि कोबाल्ट के ये जो अब 6 लिगेंड है तो इसका मतलब 6 रिक्त कक्षक तो चाहिएंगे ना। 6 रिक्त कक्षक चाहिएंगे तो हम क्या करेंगे? सीधा संकरण दिखा देंगे, है ना। युग्मन नहीं होता है, अतः संकरण के बाद विन्यास किस प्रकार का नजर आएगा आप लोगों को? देखिए संकरण में आपको 6 कितने F कितने हैं? 6। तो 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है। अब वो 6 रिक्त कक्षक कहाँ से आएंगे? यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि लोन पेयर अगर आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है और वो प्रिंसिपल बिगड़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हम 6 कक्षक लेंगे। यानी कि क्या हो रहा है कि अंदर वाले 3D 1 2 3 4 अंदर वाले 3D में युग्मन नहीं हुआ है,
अब युग्मन नहीं होने की वजह से क्या हुआ है मेरे बच्चों, युग्मन नहीं होने के कारण यहाँ पर ये कक्षक जो हैं लोन पेयर लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर नहीं ले सकते हैं। तो लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 इन 6 कक्षकों में ही रखा जाएगा। तो 6 कक्षकों का यहाँ पर रिक्त इस तरीके से ये 6 कक्षक हैं अपने पास में, है ना, 6 संकरित कक्षक जिसमें किस किसने भाग लिया, 1 एस ने, 3 पी ने और 2 डी ने, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको, 6 sp3d2 संकरित कक्षक मिल गए, संकरित कक्षक मिल गए। और बाकी के जो बचे हुए बाह्यतम कोश के डी हैं वो मैं आगे लिख देती हूँ, 4d बचे हुए असंकरित, ये असंकरित डी कक्षक। ठीक है, अब क्या होगा, आपका जो फ्लोराइड आयन है या जो फ्लोराइड लिगेंड है वो इन 6 रिक्त संकरित कक्षकों में अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके 1 2 3 4 5 और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर डी कक्षक कौन से काम आए बच्चों, बाह्यतम कोश के डी काम आए ना, यानी 4d का डी काम आया है, 3d का डी थोड़ी काम में आया है। तो ये कैसा बना बेटा, ये एग्जाम्पल हो गया एक बाह्य कक्षक संकुल का, बाह्य कक्षक संकुल का एग्जाम्पल ये हो चुका है। अब बाह्य कक्षक संकुल बना है तो इसकी देखो ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होगी। ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति यहाँ पर इसकी होगी। अगर आपके पास मेरे पास में उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं था, आप जो है जरूर बनाएंगे, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ मैं, CO, ये लो जी, इसके साथ में जुड़े हुए हैं 6 फ्लोराइड आयन, लो 6 फ्लोराइड जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, 1 फ्लोराइड 2 फ्लोराइड 3 फ्लोराइड 4 फ्लोराइड 5 फ्लोराइड और 6 फ्लोराइड। और इसके ऊपर चार्ज कितना है मेरे बच्चों, 3-। ठीक है, और यहाँ यदि देखेंगे तो इसकी ज्यामिति आप लोगों को बताने के बाद में क्या बताना है, इसका चुंबकीय गुण बताने, यानी कि चुंबकीय गुणों के बारे में भी चर्चा कर रही है। तो देखो इसके चुंबकीय गुणों के ऊपर चर्चा करोगे तो ये कैसा है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, अनुचुंबकीय बिहेवियर ये शो करेगा। अनुचुंबकीय होगा तो फिर आपको इसको जो है म्यू एस भी निकालना पड़ेगा, और म्यू एस का फॉर्मूला है √n+2, और n यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितनी संख्या है, 4 है, तो हम रख देंगे फॉर्मूले में 4 + 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन है इसको पूरा करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पता लग गया आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है या बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसकी सीमाओं की या लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। वीबीटी की जो सीमाएं हैं, कमियां हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वीबीटी में अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है ना, उसमें इतना सब कुछ करने के बाद भी कमियां रह गई हैं। और वो कमियां क्या हैं, देखिए, कमी बताना बुरी बात नहीं होती बेटा, आप लोग इसको नेगेटिव सेंस में मत लिया करो, है ना। कमी बताने का मतलब है कि आगे सुधार की गुंजाइश है, यानी कि हमको और कुछ बेटर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीबीटी क्या है, वीबीटी अनेक पूर्वानुमानों पर आधारित है, यानी कि पहले से बहुत सारे प्रेडिक्शंस इसमें हो रखे हैं कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है। मतलब आप नहीं होता कि आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसके बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगा देते हो कि अच्छा वो ऐसे होंगे, ऐसे कपड़े पहन के आएंगे। मतलब आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी कोचिंग में कोई बड़े नेता अगर आना चाहते हैं, है ना, तो आपको पता लगे फलाना बड़ा नेता हमारे कॉलेज या स्कूल में आने वाला है, तो आप पहले से पूर्वानुमान लगा लेंगे, नेताजी आ रहे हैं तो इसका मतलब कुर्ता पजामा पहन के आएंगे। क्यों भाई, नेताजी का ड्रेस कोड है कुर्ता पजामा, नेताजी जीन्स टी शर्ट में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। तो ये आपके क्या है, पूर्वानुमान है। तो ऐसे ही वीबीटी भी क्या है, पूर्वानुमानों पर आधारित है, अर्थात संकरण की ज्यामिति, चुंबकीय गुण आदि का पहले से ज्ञान होने पर ही वीबीटी द्वारा संकुल यौगिक में बंधन को समझाया जा सकता है। यानी कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि कमी ये थी इसमें कि अपने को पहले संकुल की ज्यामिति के बारे में पहले से पता होना चाहिए, अपने को संकुल के चुंबकीय गुणों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, और संकरण के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पहले से पता है तो हमने बाद में क्या निकाला, यानी कि वीबीटी जो अपन ने करा है ना, ये उल्टा होना चाहिए।
पहले अपने को इसका संकरण मालूम होना चाहिए, ज्यामिति पता होना चाहिए, चुंबकीय गुण पता होना चाहिए, बाद में आप वीबीटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये ऐसा बोल रहा है। तो ये इसकी एक कमी थी, अपन ने इसको सीधा करके पढ़ लिया। दूसरा, वीबीटी द्वारा निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल निर्माण के कारण को नहीं समझाया। कारण वीबीटी ने नहीं समझाया, श्रुति ने समझाया है। मतलब क्या हो रहा है, वीबीटी ने तो इस कारण को नहीं समझाया था, इस कारण को बाद में अभी श्रुति ने समझाया है आप लोगों को कि भाई क्यों बनते हैं ऐसे ऐसे। पर वीबीटी से पूछा था ना, तो वीबीटी नहीं बता पाया था, या जिसने भी वीबीटी को डिस्कवर किया था उसने ये चीज नहीं बताई थी कि निम्न चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल क्यों बनते हैं। तीसरी बात, वीबीटी में प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को भी नहीं समझाया था। अब ये दो चीजें मैंने भी नहीं समझाई है आपको, मैं आगे समझाऊंगी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं। वीबीटी बताओ, वीबीटी ने बोला मुझे नहीं पता, तो ये इसकी कमी हो गई। अगली कमी देखते हैं वीबीटी की कमी में। नेक्स्ट है, वीबीटी में संकुल के चुंबकीय आघूर्णों के प्रायोगिक मान पहले से ज्ञात होने पर ही संकुल में धातु के संकरण और उसकी ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है। लो भाई, तो वीबीटी टोटल मिला के बात ये हुई है कि वीबीटी में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है ना, वो वीबीटी की कमियों को दूर करते हुए पढ़ा दिया, ठीक है। और जो अब अगर आपको कोई बोले कि पहले से संकरण पता हो तो आप ज्यामिति बनाओ, आप तो अब सब कुछ कर सकते हो क्योंकि अब आपने मेरे से पढ़ लिया है ना। पर वीबीटी की ये कमियां थी और आप लोगों से कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।